वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्पीयर। यहाँ पे हम लोग देखने वाले स्पीयर के बारे में, जिसमें अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ स्पीयर एंड अ लाइन। ठीक है, तो अगर हम हमारा स्पीयर लेते हैं और एक लाइन लेते हैं तो आपको तो पता है कि स्पीयर का इक्वेशन क्या होता है। स्पीयर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पेयर के इक्वेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस टर्म विच विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्पीयर। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कंसिडर कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे हम कंसिडर करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे कंसिडर करते हैं, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। यहाँ पे एल, एम और एन ये जो है वो क्या है, हमारे लाइन के कोऑर्डिनेट्स है। जो हमारे लाइन है उसकी कोऑर्डिनेट्स है। एक्स जो है वो हमें लेना पड़ता है, अल्फा बीटा गामा जो है ना वो कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ऑफ द लाइन है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये इन टोटल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्फीयर और लाइन का इंटरसेक्शन होता है तो हम कैसे उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो निकाले वो देखते हैं। ठीक है, तो ये स्फीयर का इक्वेशन हो गया, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। बी द इक्वेशन ऑफ स्फीयर एस एंड लाइन एल रिस्पेक्टिवली। तो कोई भी पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर रहती है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एक्स कोई भी पॉइंट इस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे देखते हैं, एल आर प्लस अल्फा ये हमारा एक्स पॉइंट दे देगा, एम आर प्लस बीटा ये हमारा वाई पॉइंट दे देगा, एन आर प्लस गामा ये हमारा जेड पॉइंट दे देगा। तो यानी ये जो पॉइंट है वो क्या, ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी पॉइंट लाइन एल पे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है वो हमारे स्पेयर पे कब रहेगा, जब यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ना उसको हम रिप्लेस करेंगे एल प्लस आर, एल आर प्लस अल्फा से, एम आर प्लस बीटा से और एन आर प्लस गामा से। यानी ये पॉइंट जो है वो हमारे स्पेयर में कब रहेगा, जब वो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा तब। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा, स्पेयर का इक्वेशन देखा, लाइन का स्पेयर इक्वेशन देखा। अब लाइन के कोऑर्डिनेट्स देखे। अब लाइन के कोऑर्डिनेट देखने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो स्पेयर के इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेंगे, जब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के जगह करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह एक्स लाइन के कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे, तब हमें ये जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्पेयर का इक्वेशन जहाँ की लाइन एल को टच करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पे समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द स्फीयर। आपको यहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ, आपके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, जिसमें लाइन जो है इस स्फीयर को टच करती है। तो ठीक है, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3r माइनस 4, 4r माइनस 3 और माइनस 5r प्लस 8। ये क्या है, एक पॉइंट ऑन लाइन है। अब ये जो पॉइंट है वो हमारे स्पेयर पे कब रहेगा, जब हम यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करेंगे 3r माइनस 4 से, 4r माइनस 3 से और माइनस 5r प्लस 8 से रिप्लेस करेंगे, तब ये वैल्यू जो हमको मिलेगी। ये जो इक्वेशन हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ स्पेयर में हमने क्या किया, पॉइंट पुट किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम r का वैल्यू निकालेंगे। r का वैल्यू जो हम निकालेंगे ना वो हमें बताएगा कि हमें r का वैल्यू जो हम निकालेंगे वो हमको क्या देगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देगा जहाँ पे हमारा सर्कल, हमारा स्फीयर जो है वो लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इस पर फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला ये फॉर्मूला आपने लगाया। ये फॉर्मूला आपने लगाया, ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपने क्या किया, आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। इस तरीके से आपने आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। नाउ अब आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या किया, आर का वैल्यू जो आपको 1 मिला था, आर का वैल्यू जो आपको 2 मिला था, आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट में डालोगे, जो कि क्या है 3r माइनस 4, 4r माइनस 3 और माइनस 5r प्लस 8। यानी इसमें यहाँ पे आप आर का वैल्यू 1 डालोगे और आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे आर का वैल्यू 2 डालोगे और करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा। यानी इस तरीके से हमारा जो लाइन है वो स्फीयर को इन 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा था। ठीक है, यानी ये 2 पॉइंट है जहाँ पे हमारा लाइन जो है वो स्फीयर को टच कर रहा था। यानी इस तरीके से आज जो है आप
पॉइंट्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखा आपने कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से करना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको यहाँ पे मेथड याद रखनी है कि जो लाइन दी हुई है इस लाइन के थ्रू ही आप पॉइंट निकालोगे, और ये जो पॉइंट दिया है वो आप स्पेयर की इक्वेशन में डालोगे। स्पेयर का इक्वेशन में डालने के बाद आप जस्ट आर का वैल्यू निकालोगे, और वो जो आर का वैल्यू है वो आप कहाँ डालोगे, उस पॉइंट में डालोगे। ठीक है, पॉइंट में डालने के बाद आपको पॉइंट में वैल्यू डालने के बाद आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा स्पेयर का और लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट नोट क्या कहता है, अ लाइन विच मीट द स्पेयर इन वन पॉइंट इज अ टेंजेंट लाइन। जब आपको पता है कि कोई भी सर्कल है, सर्कल का और टेंजेंट का रिलेशन यही होता है जब वो सर्कल को एक और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारे ये जो स्पेयर है और उसको वो लाइन टच कर रही है तो वो टेंजेंट लाइन कहलाएंगी। कब, जब वो एक पॉइंट पे टच करे। एंड अ लाइन कैन इंटरसेक्ट द स्पेयर इन एटमोस्ट 2 पॉइंट्स। और अगर कोई लाइन जो है किसी स्पेयर को 2 पॉइंट पे टच कर रही है तो वो टेंजेंट पॉइंट नहीं कर रहेगी, है ना, टेंजेंट लाइन नहीं रहेगी। तो ये याद रखना है आपको कि टेंजेंट लाइन जो है एक पॉइंट पे टच करती है, बाकी जो लाइन है वो स्पेयर पे 2 पॉइंट पे टच कर सकती है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्पेयर एट अल्फा बीटा गामा इज। देखिए, अगर ये आपका स्पेयर का इक्वेशन है, अभी इस स्पेयर के इक्वेशन पे आपको अगर टेंजेंट प्लेन देखना है कि वो स्पेयर को टेंजेंट प्लेन कहाँ पे टच करता है, यानी अल्फा बीटा गामा पे टच करता है, तो वो इक्वेशन कैसा रहेगा ये आपको जानना है। तो आप कैसे निकालोगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये स्पेयर का इक्वेशन है, आपको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो आप कैसे निकालोगे, जस्ट अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड 2u x प्लस वाई है, यहाँ पे 2u x है तो u टाइम्स x प्लस अल्फा आएगा, v टाइम्स y प्लस बीटा आएगा, और w टाइम्स z प्लस गामा आएगा, प्लस d इक्वल टू 0। तो यानी ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मिल रहा है। तो ये आपको ईजी होगा रिमेंबर करने के लिए, लेकिन इस ट्रिक से आप रिमेंबर कीजिए इसे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है एट पॉइंट अल्फा बीटा का। ठीक है, A tangent plane at any point A of the sphere is perpendicular to the radius through point A। ये तो आपको पता ही है कि अगर आप टेंजेंट प्लेन लेते हो तो वो टेंजेंट प्लेन जो है वो क्या रहेंगी, किसी भी पॉइंट पे रेडियस पे परपेंडिकुलर ही रहेगी। ठीक है, द प्लेन विल टच द स्फीयर इफ। देखिए, इसके पहले आपने क्या देखा था कि वो लेस देन इक्वल टू वाला जो रिलेशन था वो आपने देखा था लाइन के लिए, है ना। अगर डायमीटर पे टच करती है तब वो इक्वल का वैल्यू था। तो वैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये प्लेन जो है वो टच करेगा स्फीयर को। अगर प्लेन टच कर रहा है स्फीयर को तब आप क्या देखोगे कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, वैल्यू इक्वल दे दी है करके, है ना। ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये वैल्यू इक्वल रहेंगी यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन प्लस पी से। ठीक है, यहाँ पे एल एम एन जो था वो क्या था, आपका लाइन का इक्वेशन था, है ना। लाइन का प्लेन का इक्वेशन एक्सएल प्लस वाई एम प्लस एन जेड माइनस पी, ये प्लेन के इक्वेशन में से एल एम एन का वैल्यू निकाला जाता है, और यू वी डब्ल्यू जो है वो स्पेयर के इक्वेशन में से निकाला जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू, ये दोनों स्क्वायर वैल्यू कब होगा, जब हमारा प्लेन जो है वो क्या करेगा, टच करेगा स्पेयर को। जैसे ये आपका स्पेयर है और ये आपका प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एल एक्स एम वाई एन जेड माइनस पी, ये आपका प्लेन का इक्वेशन होता है। अब इन दोनों के बीच में अगर ये टच कर रही है तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये हमने स्पेयर की इक्वेशन से निकाला है, और यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, एक्स की जगह यू, वाई के जगह पे हमने वी पुट किया है, एन के जेड की जगह पे हमने डब्ल्यू पुट किया है। ठीक है, तो यानी इस तरीके से ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है अगर प्लेन जो है वो स्पेयर को टच करे तो। ठीक है, 2 स्पेयर्स, अब ये 2 स्पेयर्स दिए, ये 2 स्पेयर्स जो है वो ऑर्थोगोनल कब रहेंगे, ऑर्थोगोनल यानी वो दोनों एक दूसरे पे, अगर हम लोगों ने एक दूसरे से उनका टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का कब आएगा। ठीक
ठीक है। इस तरीके से वो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी यानी ऑर्थोगोनली यानी 90 डिग्री का होता है, यानी ये दो स्फीयर जो है वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है कब, जब उनके बीच का एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तब ये दो स्फीयर्स है, अगर आपको पता करना है कि ये दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल कब है तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। 2 टाइम्स u1 u2 प्लस 2 टाइम्स v1 v2 प्लस 2 टाइम्स w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि u यहाँ पे मिलता है, u v w और d यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये कंडीशन आप लोग इजीली सेटिस्फाई आप प्रूव करके दिखा सकते हो कि वो दोनों स्फीयर जो है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल में शो किया है यहाँ पे, शो दैट द स्फीयर आर ऑर्थोगोनल। अब ये दो इक्वेशन दिए हुए स्फीयर के, इसमें से आप u1 v1 w1 d1 निकाल सकते हो इस इक्वेशन में से। अब सेकेंड स्फीयर की इक्वेशन से आप u2 v2 w2 d2 निकालोगे, ठीक है। आपको पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि u v w d कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे u जो है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, v जो है वो -3 रहेगा, w1 जो है वो -7 रहेगा, d1 जो है वो 1 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -2 -4 +1 और 5, ठीक है। तो आप कंडीशन क्या लगाओगे, 2u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो अभी आप ये वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, d1 प्लस d2 का वैल्यू निकालोगे। अब d1 प्लस d2 का वैल्यू तो 6 है, दैट मीन्स ये LHS इक्वल टू RHS है, यानी दोनों की वैल्यू जो है वो 6 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स कि वो दोनों स्फीयर जो है वो क्या है, एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है, ठीक है। इस तरीके से आप शो कर सकते हो। अगर ये स्फीयर के अलावा दूसरे भी स्फीयर्स का इक्वेशन दिया हो आपको, तो आप चेक करके देख सकते हो कि दोनों स्फीयर जो है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं, बाय अप्लाइंग दिस कंडीशन। नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सर्कल, ठीक है। अब इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि अगर स्फीयर जो है वो प्लेन से, एक स्फीयर और एक प्लेन पे एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, एक सर्कल पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन अगर आप साथ में लोगे तो आपको काय का इक्वेशन मिलेगा, सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर का इक्वेशन निकालना है, जो कि क्या कर रहा है, इस सर्कल से पास हो रहा है और इस स्फीयर को कट कर रहा है ऑर्थोगोनली। यानी एक तो इस सर्कल से पास हो रहा है और इस स्फीयर से इस स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन एक साथ लिख लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्फीयर का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप ये इक्वेशन लिख लिया, प्लस k टाइम्स ये वैल्यू इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है s प्लस के यू, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्फीयर का इक्वेशन। एनी स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल इज, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, आपका जो दिया हुआ स्फीयर है, आपका जो दिया हुआ स्फीयर क्या है, ये वाला स्फीयर है, ठीक है। ये आपका दूसरा स्फीयर है और ये जो इक्वेशन आपने निकाला ये आपका पहला स्फीयर मिल गया आपको, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आपको दो स्फीयर्स मिल गए। अब ये दो स्फीयर्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कैसे कर रही है, आप कैसे शो करोगे, 2 टाइम्स u1 u2 2 टाइम्स v1 v2 प्लस 2 टाइम्स w1 w2 इक्वल टू, अगर d1 प्लस d2 आता है तो दैट मीन्स कि ये दोनों स्फीयर जो है वो क्या है, एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपने कैसे निकाला, ये आई होप ये आपको समझा होगा, ठीक है। देखिए ये जो है, जब आप s प्लस के यू लेते हो इक्वल टू 0, ये जो मैंने पहले बताया था कि ये जो स्फीयर का इक्वेशन को है, अगर आपने इसे s माना और इसे u माना तो s प्लस के यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि k जो है वो वेरी करता है, k का वैल्यू जो है वो वेरी करता है, जैसे जैसे k वेरी करेगा वैसे वैसे आपका पूरा का पूरा स्फीयर जो है वो कवर होगा, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आपने s प्लस के यू जो है वो क्या किया, स्फीयर का इक्वेशन निकाला। तो ये आपका एक स्फीयर का इक्वेशन निकल गया और ये दूसरे स्फीयर का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तब इन दोनों स्फीयर के इक्वेशन से आप क्या करोगे, ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन जो है वो चेक करोगे, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे ये आप u1 का वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि क्या है, -3k - 2/2। v2 का वैल्यू निकाल सकते हो 3 - 4k/2। w1 का वैल्यू निकाल सकते हो 5k - 4/2।
D1 का वैल्यू निकाल सकते हो 6 माइनस 15/k। नेक्स्ट आप U2 का वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा 1, V2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 2, W3 का वैल्यू निकालोगे तो -3 और D2 का वैल्यू निकालोगे तो 11। यानी इस तरीके से आपने दो इक्वेशंस, दो वैल्यू, दोनों पैरामीटर्स से निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, 2 टाइम्स U1 U2 लिखोगे, 2 टाइम्स V1 V2 का वैल्यू लिखोगे, 2 टाइम्स W1 W2 का वैल्यू निकालोगे, इक्वल टू D1 प्लस D2, ये लिखा आपने। अब आपका मेन मोटिव क्या है, आपका मेन मोटिव ये है कि आप K का वैल्यू निकालो, ठीक है। अब ये K का वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, K का वैल्यू निकालने के बाद आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, सो दैट आपको आपका जो स्पीयर का इक्वेशन है वो मिले। K का वैल्यू पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करोगे और ये जो था वो क्या था, आपका रिक्वायर्ड स्पीयर था। ये जो था वो क्या था, आपका रिक्वायर्ड स्पीयर था, जो कि गिवन सर्कल से भी पास हो रहा था और जो आपको गिवन स्पीयर था वो उसको भी ऑर्थोगोनल था, ठीक है। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, आपका गिवन स्पीयर, ये जो इक्वेशन है वो आपका रिक्वायर्ड स्पीयर है, जो कि क्या कर रहा था, उस सर्कल से भी पास हो रहा था और उस जो गिवन स्पीयर है उसको भी परपेंडिकुलर था, ऑर्थोगोनल था, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 2 स्पीयर्स ऑफ रेडियस R1 और R2 कट ऑर्थोगोनली। आपको क्या बताना है कि उनके बीच का जो रेडियस है, वो कॉमन रेडियस जो है वो ये वैल्यू आती है, आपको ये बतानी है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल इज दिस वन। यानी अगर ये 2 स्पीयर्स है, एक दूसरे को कट करते हैं, तो इनके बीच में जो कॉमन सर्कल बनेगा, इस कॉमन सर्कल का रेडियस जो है वो ये होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो लेट द कॉमन सर्कल बी। अब ये जो कॉमन सर्कल है उसका वैल्यू आप ले रहे हो x² + y² + z² इक्वल टू a² और कॉमा z इक्वल टू 0। यानी एक प्लेन भी चाहिए और एक सर्कल भी चाहिए, है ना, तभी एक सर्कल का इक्वेशन जो है वो आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। आपने एक प्लेन भी लिया है और एक स्फीयर भी लिया है। लेट द गिवन स्फीयर थ्रू द सर्कल इज। तो फिर आप स्फीयर का इक्वेशन निकालोगे, स्फीयर का इक्वेशन कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे, है ना, k टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस k टाइम्स z इक्वल टू 0, ये आपको एक स्फीयर दे देगा, ठीक है। अब ये आपको स्फीयर देगा, एक स्फीयर देगा, आप k डैश लिखोगे तो आपको एक दूसरा स्फीयर देगा। यानी ये आपका पहला स्फीयर का इक्वेशन और ये आपका दूसरे स्फीयर का इक्वेशन। अब ये दोनों स्फीयर जो है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ये वाली कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। यानी यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से आप U1 U2, V1 V2 और W1 W2 का वैल्यू निकालोगे और D1 D2 का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखो U1 का वैल्यू क्या निकल रहा है k/2, U2 का वैल्यू क्या निकल रहा है k'/2। अब यहाँ पे y और x का टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप ये V1 V2 U1 U2 वैल्यू 0 लिखोगे, W1 और W2 का वैल्यू लिखा, यहाँ से D1 और D2 का, यहाँ से ये D1 है, ये D2 है, D1 D2 का वैल्यू निकालो। इस तरीके से k इंटू k डैश का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आप क्या कर रहे हो, रेडियस ऑफ द अबव स्फीयर जो है उसको आपने क्या माना, अब स्फीयर का रेडियस आपने क्या माना, R1 R2 माना, ठीक है। तो आपको रेडियस पता है कि रेडियस हम कैसे निकालते हैं, R² इज इक्वल टू क्या होता है U² V² W² माइनस D²। इस फॉर्मूला में आप डालोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। R1 लिखोगे तो R1 स्क्वायर का रेडियस निकलेगा, R2 लिखोगे तो R2 स्क्वायर का रेडियस निकलेगा, ठीक है। तो आपको पता है U0 है, V0 है, W का वैल्यू k/2 है, यहाँ पे भी k'/2 रहेगा, ठीक है। यानी k/2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ -a², D का वैल्यू क्या है -a² है। तो यानी यहाँ पे आप क्या देखोगे k² प्लस a², k'²/4 प्लस a²। यानी इस तरीके से आपने R1 स्क्वायर का वैल्यू निकाला और R2 स्क्वायर का वैल्यू निकाला। R1 स्क्वायर का वैल्यू जो रहेगा सेम आप k डैश करके R2 स्क्वायर का वैल्यू लिख लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो बस डैश का फर्क है ना। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ से k का वैल्यू निकालोगे, जो आपने R1 लिखा रहा था, R1 से आप k का वैल्यू निकालोगे, जो कि k² मिलेगा आपको, k² इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1 स्क्वायर, यहाँ से आप 4 निकाल सकते हो, R1 स्क्वायर माइनस a², यानी आपने k² का वैल्यू निकाला। अब आप k'² का जो वैल्यू है वो कैसे लिखोगे, 4 टाइम्स R2 स्क्वायर माइनस a²। ये आपका k निकला, ये आपका k' निकला। अब क्या करोगे आप, k' इंटू k, दो ये जो होल स्क्वायर है इसका वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। k² इंटू k' इज इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो
आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो यानी के स्क्वायर के डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स दिस वैल्यू एंड 4 टाइम्स दिस वैल्यू। जब आपने ये मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 16 यहाँ से कॉमन आ रहा है, r1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो अब इन दोनों को आप इवेलुएट करोगे, इवेलुएट तो करोगे, पर ये वैल्यू के स्क्वायर के डैश स्क्वायर, के स्क्वायर के डैश स्क्वायर का वैल्यू ये आप पुट कर सकते हो -4a द होल स्क्वायर से, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप जो है वो -4a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। यानी ये क्या आएगा 16a टू द पावर 4, और यहाँ पे 16 में ऑलरेडी वैल्यू है, तो यानी 16 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, ये वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, अब ये भी कैंसिल हो सकती है, तो यानी ये टोटल वैल्यू बस इक्वल टू 0 आएगी। आपको यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, आपको यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि आप रेडियस निकालो कॉमन सर्कल का, ठीक है। तो यानी आप क्या करोगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, इसको थोड़ा सा रेंज करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो कॉमन रेडियस है वो आप इस तरीके से ए इज इक्वल टू r1 r2 अपन अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जो है वो शो कर सकते हो करके, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझा होगा। यहाँ पे हमारा पूरा यूनिट खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। बाय।